जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम प्रशांत कुमार। इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने एक मोटे तौर पे देखा था। उसी बीच हम लोगों ने आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो फंडामेंटल राइट्स होगा। यानी कि फंडामेंटल राइट्स होगा देखें तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। अगर फंडामेंटल राइट्स को देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। अब मूल अधिकार को पढ़ने से पहले अब हमको ना एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक ठीक है। अब वो कहानी क्या है? अब देखो, जैसे कि हमारा एक ये विलेज है, एक ये विलेज है। अब इस विलेज के अंदर क्या होता है, दो तरह के लोग रहते हैं। एक रहते हैं बहुत पावरफुल पावरफुल और एक रहते हैं आपके लो। यानी कि इनके पास जो है गांव की ज़्यादातर ये इनके पास सब तरह की पावर है। और ये क्या होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो केवल अपना नॉर्मली जीवन यापन कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये पावरफुल जो लोग होंगे ये अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए ये क्या करेंगे, लोअर क्लास के जो लोग हैं इनका जो है ये एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करेंगे इनका। अब जब ये पावरफुल लोग इन लोअर क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन या फिर शोषण करेंगे तो इनकी क्या होगा, इनकी तो फ्रीडम जो है, इनकी फ्रीडम तो ख़त्म हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई जब ये लोगों ने इनका जो है शोषण करा और इनकी आज़ादी ख़त्म हो गई तो ये कैसा इनके बीच जो है एक गांव में रहने का फिर एक पृथ्वी पर रहने का न्याय हुआ। ये तो दरअसल बहुत बड़ी अन्याय हुआ कि भाई जिस तरह एक पावरफुल इंसान को जीने का अधिकार है उसी तरह एक लोअर क्लास के इंसान को भी तो जीने का अधिकार है। तो इसमें ये क्या हो रहा है कि एक पावरफुल इंसान जो है एक लो इंसान जो लो क्लास से आता है उस पर जो है इन्होंने कब्जा कर रखा है या फिर उसको उसके हिसाब से जीवन नहीं जीने दिया जा रहा है। अब दूसरी बात, जैसे कि आप लोग एक मान के चलो कि एक व्यक्ति है राहुल नाम का। अब राहुल नाम का कुछ और समझो कि एक व्यक्ति है। अब वो क्या होता है, ये स्कूल जाता है। अब ये डेली वेज क्या करता है, ये स्कूल इस तरह तो ये स्कूल जा रहा है डेली वेज। अब इसको क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पावरफुल लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम आज से इस रास्ते से ना करके तुम आज से इस रास्ते से जाओगे। अब राहुल ने तो क्वेश्चन करा, चलो राहुल मान लो, राहुल ने तो क्वेश्चन करा कि ये क्या है, मैं तो इसी रास्ते जाऊंगा। तो उन लोगों ने क्या करा, इसका मारा धारिया पिट्टा जो भी कुछ करा होगा उसने क्या करा, इसने इनका रास्ता चेंज करा दिया। अब वो बड़ा अचंभे में रहा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब क्या मेरा जी, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं कोई गैर कानूनी काम भी नहीं कर रहा था, मैं किसी को चोट भी नहीं पहुंचा रहा था, मैं तो नॉर्मली एक रास्ते से अपने स्कूल जा रहा था। इन लोगों ने आकर के क्या करा जो कि ये मेरा रास्ता चेंज कराने वाले हैं। क्या मुझे अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि क्या मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जी सकूं? अब इसको अगर हम छोड़े, अब दूसरी बात लेके चले तो आपने कास्ट सिस्टम देखा होगा। अब कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि कास्ट जो है वो दो तरह से बढ़ जाती है। एक तो अपर कास्ट सिस्टम और एक लो कास्ट सिस्टम में बढ़ जाती है। अब इन अपर कास्ट सिस्टम को क्या लगता है कि ये लोग बहुत बड़े सुप्रीम हैं, इनको हर चीज़ इन्हीं को चाहिए। और लोअर क्लास का क्या करते हैं, ये लोअर क्लास से एक्सप्लोटेशन करते हैं। जिस कारण से क्या होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी जो है असमानता देखने को मिलती है। अब भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर हम पावरफुल होने के नाते किसी इंसान की जो है हमने फ्रीडम छीन ली। इस तरह हमने इस व्यक्ति का इसको तरीके जैसे भी जा रहा था उसका यहाँ छीन लिया। ऊपर से यहाँ पे क्या करा हम लोगों ने, यहाँ पे जो है एक तरह का ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे असमानता को क्रिएट कर दिया। ये कहाँ का सही तरीका हो गया? अब दूसरी बात, अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि सपोज़ करो कहीं पे एक बहुत बड़ा रिलीजन है और उसके बीच पे कहीं पे एक छोटा सा रिलीजन आकर के रहने लग जाए, तो ये लोग अपनी पावर दिखाने के चक्कर में क्या करेंगे, या फिर अपने रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए इसको तो ख़त्म करना चाहेंगे या फिर इसको यहीं से कहीं और हटाना चाहेंगे। यानी कि इसको खतरा पैदा करेंगे ताकि ये लोग अपना विकास कर सके। उस तरह यदि हम लोग मान लें कि यहाँ पे कुछ कल्चर लोग हैं, कल्चर, अब ये लोग छोटे कल्चर, ये बड़े कल्चर के हैं, ये वाले या तो छोटे कल्चर के हैं, तो ये क्या करेंगे अपने कल्चर को
एक्सपेंड करना चाहेंगे। जब ये अपने कल्चर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, इनके कल्चर का जो है एक्सप्लोटेशन करेंगे, जिस कारण से या तो इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर इनको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इन सारी बातों को देख करके ऐसा लगता है कि यार कुछ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सभी के लिए बराबर चले, जो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति होने का एहसास दिलाए, या फिर किसी इंसान को जो उसका करने का मन करे वो उस तरह एक कानूनी दायरे में रह करके वो करे। इसीलिए हमें दिया गया फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कोई पावरफुल इंसान किसी लो इंसान या फिर कोई बड़े कल्चर का किसी छोटे कल्चर को ना तबाह कर दे, या फिर कोई बड़ा रिलीजन किसी छोटे रिलीजन को तबाह ना कर दे, या फिर ये जो अपर क्लास एंड लोअर क्लास की ऊंच नीच है ये वाला ना हो सके। हम देश के अंदर कंट्री के पीपल्स है, कंट्री के पीपल्स रह कर के एक दूसरे के साथ रह कर के काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे की मदद करें। इसीलिए क्या होता है कि एक सिस्टम बनाया गया, फिर एक नियमों का एक संग्रह बनाया गया जिसको हमने बोला फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक इस प्रकार का, यानी कि एक अधिकारों का या फिर नियमों का एक ऐसा समूह है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोई पीपल्स होंगे फिर लोग होंगे वो उनकी फ्रीडम यानी कि उसकी लिबर्टी की रक्षा करेगा, उनको सोसाइटी में एक समानता देने का काम करेगा, और क्या करेगा उनको इस तरह की कंडीशन देगा ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना विकास कर सके, और इसके लिए कोई भी उन पे जो है आउटर प्रेशर किसी भी तरह का ना डाला जा सके। इसी को हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार होते हैं जो हमको व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते दिए जाते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करता है अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखता है, जिसमें जो है व्यक्ति अपनी जो है समानता यानी कि समाज में उसको समानता मिलती है, या फिर उसको क्या होता है वो अपने विकास कर सके, इसलिए उसको कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट कराई जाती हैं। जैसे कि यदि हम यदि फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा लिखें कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूँगा। तो इसमें होता है कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट guaranteed by the Indian Constitution। यानी कि इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वे ऐसे अधिकार है जो हमको जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी कि हमको जो कितने भारतीय संविधान से मिले हुए अधिकार हैं। ये बहुत ही बेसिक्स अधिकार है। बेसिक मतलब ऐसे अधिकार है जो हर पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडफुल है या फिर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इसमें क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ overall development of इंडिविजुअल। यानी कि अब देखा जाए तो क्या अधिकार क्या होता है, यानी कि बहुत ही बेसिक से अधिकार होते हैं जो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं, और दिए ही नहीं जाते बल्कि प्रोटेक्ट भी यानी कि हमारी रक्षा भी करी जाती है। किस चीज़ की, हमारी स्वतंत्रता की, हमारी समानता की। और ये अधिकार ऐसे होते हैं जो कि इंसान को उसका विकास यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट अगेंस्ट अनजस्टिस
अनजस्टिक एक्शन, एक्शन ऑफ द स्टेट। अब यानी कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति से होता है, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि रक्षा करते हैं किसके आगे, अनजस्ट ये एक्शन, यानी कि एक अन्यायपूर्ण क्रिया से जो किसके द्वारा हो, स्टेट के द्वारा हो। यानी कि कोई जैसे कि स्टेट, अभी हम पढ़ेंगे कि स्टेट्स क्या होता है। बेसिक समझो कि जो बेसिक राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देते हैं, ये हमारे जो है लिबर्टी की रक्षा करते हैं, ये इक्वालिटी की रक्षा करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमको विकास के अवसर प्रदान करते हैं। ये जो अधिकार होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति को जो है प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अनजस्टिस एक्शन ऑफ स्टेट, यानी कि कोई भी राज्य इस प्रकार का व्यवहार ना करे जिससे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में, समानता में या फिर विकास में बाधा का काम करें। ये उसलिए भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो हमारे अंदर आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स की, सॉरी, अगर हम लोग बात करें कि ये कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे भाग 3 है, फिर इसको हम पार्ट 3 बोलते हैं, फिर थर्ड बोलते हैं, उसके अंदर है। अब इसमें आता है कि आर्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर। यदि हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब अगर हम इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो देखिए ये जो है हमारा 12 से स्टार्ट होता है और आपका 35 तक जाता है। ये हमारे आर्टिकल्स और ये हमारा क्या है, भाग के अंदर आते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कौन कौन से हमको राइट्स दिए गए हैं, अब जरा इसको देख लें। ठीक है, कि हमारे पास किस किस प्रकार के जो है हमको राइट्स दिए हैं। तो अब है कि बेसिक राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमको कौन कौन से वे राइट्स हैं जो हमको संविधान के अंदर दिए गए हैं। देखिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट दिए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ही व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसको उसके जो है एक सोसाइटी में समानता देने का काम करते हैं, उसको आज़ादी देने का काम करते हैं, उसको वे बचाते हैं कोई उसका एक्सप्लॉइटेशन ना कर ले। फिर उसको वे एक रिलीजन की फ्रीडम देते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भी रिलीजन को मानना या फिर उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये कल्चर को बचाने का देते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा सबसे पहले जो राइट आता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल वो आता है राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। थर्ड की बात करें तो ये आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद आपका जो फोर्थ आता है वो आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर पे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखो क्या है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है देश में कोई भी जितने भी हमारे व्यक्ति हैं वो सारे के सारे आपस में क्या है, सब समान हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो हमारे जो लॉ होता है, फिर कानून होते हैं, वो क्या होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इक्वल होंगे, बिल्कुल समान होंगे। अब वो चाहे फ़र्क, अब ये कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना पावरफुल है। यानी कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब है सभी व्यक्ति जो है सब समान होंगे। राइट टू फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, आपस में स्वतंत्र है। यानी कि हर व्यक्ति
स्वतंत्र है, वो किसी प्रकार का कोई सा भी कार्य कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो इलीगल, यानी कि इलीगल ना हो, यानी कि वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ना हो। ठीक है। दूसरा क्या हो, किसी और की आज़ादी को क्या हो वो भंग ना करे, यानी कि किसी और की फ्रीडम में दिक्कत ना दे रहा हो यार, वो अपना कर सकता है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी किसी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक अधिकार, यानी कि प्रति व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, उसके हिसाब से आचरण करने का अधिकार है। उसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, यानी कि जो कल, यानी कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखना, उसका प्रचार करने का, और हमको शिक्षा लेने का अधिकार है। ये हमारे जो है 5 तो बेसिकली हमारे राइट्स है जो एक पीपल्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। अब ये कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसका मतलब ये कि अगर आपके ये पांचों के पांचों राइट्स, इन पांचों राइट्स को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन पांचों के पांचों आपके राइट्स में, तो आप क्या करोगे, आर्टिकल संख्या 32 जिसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका आप प्रयोग करके सीधे कहाँ पे जाओगे, सीधे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के आप केस लड़ सकते हो कि जिस भी व्यक्ति ने आपके इन अधिकारों का हनन कराया है उसके खिलाफ। अब यदि हम देखें तो हमारे अंदर जो है कानून का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि सपोज करो आपने कुछ केस लड़ना है, तो अब सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता, फिर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में जाने के फिर हम क्या करते हैं, अगर बहुत टफेस्ट कंडीशन है जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपका जो है हाई कोर्ट में नहीं केस सॉल्व हो, तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यानी कि हमको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना होता है। बट यदि आपके इन राइट्स का किसी ने भी हनन करा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ से उठकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। केवल ये जो आर्टिकल 32 है या फिर हमारा 6 नंबर का जो राइट्स है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे सभी राइट्स को। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक तो राइट्स ये होगी। अब दूसरी बात है लीगल राइट भी तो है हमारे पास। अब ये डिफरेंस क्या है दोनों में, यानी कि लीगल राइट में और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है, तो हम इसको देखेंगे कि एक मिनट। अब यदि हम लोग देखें कि डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब तो आपको पता है, मूल अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को संविधान द्वारा दिए। अब ये लीगल राइट, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो है बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे लीगल राइट। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स। अब सबसे पहली बात कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, तो देखो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि हमको कहाँ से मिलते हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। यानी कि और इसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी गारंटी कौन लेता है, इनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है, इनकी जिम्मेदारी हमारा ये रहता है। अब आता है ये लीगल राइट्स की जिम्मेदारी कौन लेता है। देखो लीगल राइट्स की जिम्मेदारी जो लेता है वो हालांकि कोई लेता नहीं है, बट ये जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये आपका जो है बनाए जाते हैं। यानी कि ये तो हमको संविधान के अंदर मिले, ये हमारे क्या होता है, बनाए जाते हैं। आज यहाँ लिख सकते हैं क्रिएट एंड प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। देखो जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट करता है, वहीं पे अगर लीगल जो होते हैं ये ऑर्डिनरी, यानी कि जो पहले से ही कानून बने आ रहा है उनके बेसिस पर हमारी इनकी रक्षा करी जाती है। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये कहाँ पे और ये कहाँ पर है ना।
तो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जो ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, ये हमारे जो है पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं। एन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक देखने को मिलते हैं। अब भाई ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनका तो हमने कहीं पर जगह भी सुना। तो ये जो है ये क्रिएट करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या फिर लेजिस्लेटिव के द्वारा, यानी कि कहीं पर देखने को नहीं मिलता। ये जो हमारे कहाँ होते हैं, क्रिएट्स होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते कैन बी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट क्रिएट बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव legislature and through law। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो हमें देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और भाग संख्या इसमें इसमें क्या होता है, कैन बी क्रिएट बाय पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। और या फिर ये लेजिस्लेचर होता है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। क्या है, एक तरह कानून टाइप से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यदि हम और इसमें देखें कि इसमें और क्या डिफरेंस होता है, इसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये जो है हायर कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो हैव हायर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, इनको जो है बहुत विशेष क्या होता है, बहुत ही हायर प्रोटेक्शन मिला है। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इन्हीं का जो प्रोटेक्शन है, वो अधिकारों का जो प्रोटेक्शन है या फिर राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। आपके मैंने अभी बताया था आर्टिकल 32। यानी कि अगर कोई भी हमारे आर्टिकल्स का जो हनन करेगा या फिर कुछ भी हमारे राइट्स के साथ कुछ भी होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिना कुछ आर्टिकल संख्या 32 का यूज़ करके कहाँ पे जाएंगे, सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। अब ये क्या है, ये कैसे होंगे भाई, ये अलग तरीके के हैं। इसका अलग तरीके का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये प्रोटेक्ट करे जाते हैं आपकी स्टेट के द्वारा ही। और यदि कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इनको चेंज कर सकता है ऐसे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कैन जर्नली बी चेंज और रिमूव चेंजिंग द ऑर्डिनरी लॉ। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द ऑर्डिनरी लो। यानी कि ये अधिकार जो हो, जहाँ पे ये वाले राइट्स हमारे जो है प्रोटेक्ट करे जाते हैं, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर। उस तरह ये वाले क्या होते हैं, जनरली चेंज, यानी कि ये जो रिमूव, यानी कि पर या तो अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर लगा कि ये जो है पीपल्स के लिए सही नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, या तो ये हम चेंज कर दे जाएंगे, किसके द्वारा, किसी अदर लॉ के द्वारा, भाई लॉ लाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। बट इनको यदि ख़त्म, अगर इनको इतना इजीली ख़त्म नहीं, ये बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होंगे। क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। और कभी अगर इनको हनाने भी होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, सीधे आर्टिकल संख्या 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। और इस पर 2-3 हमारे और हैं, इसमें यदि हम देखें 4th, इसमें है कि इफ़ violated
a person can directly seek constitutional remedies. Remedies include under आर्टिकल 32। यानी कि वो ये जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि आर्टिकल संख्या 32 का यूज़ करके हम जा सकते हैं। तो रेमेडीज तो इसी तरह इसमें ही इसी तरह जो है इसमें बता रखा है, अगर कोई भी आपके आर्टिकल्स का जो है मिसयूज़ करेगा तो कहाँ जा सकते हैं आप, सीधे आर्टिकल संख्या 32 का यूज़ करके आप कहाँ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि आप जो कहाँ जाएंगे, सीधा वहाँ पे चले जाएंगे उल्लंघन करने पे। ओके, अब इसका क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा रेमेडी इज जर्नल अवेलेबल थ्रू द रिलेवेंट लॉ एंड कोर्ट। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो कभी कोई भी आपके जो है लीगल राइट्स का अगर कोई भी इसका जो है हनन करता है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे या फिर जो रिलेटिव लॉ है उसका यूज़ करके आप वहाँ जाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं बनेगी तो आप क्या करोगे, हाई कोर्ट जाओगे, और हाई कोर्ट के बाद आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। यानी कि इसमें आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, सबसे पहले लोअर जगह, फिर उस थोड़ा हाई, फिर उससे और बढ़ाए। बट इस वाले में क्या होगा, आप सीधे डायरेक्ट आप आर्टिकल संख्या 32 का यूज़ करें, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस लीगल राइट्स में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। इस वाले में आप क्या होगा, सीधे कि आपने किसी ने आपका हनन करा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक बात पूरी क्लियर होगी। अब क्या, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि हमारा जो हमारा अगला टॉपिक्स होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट। तो लिखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि अब तक हम लोगों ने जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन के अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लेते कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और हमने देखा कि लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। अब हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अधिकारों की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारी अधिकारों की विशेषता होती है वो तो गारंटेड होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड होते हैं। उसके बाद दूसरा आपका आएगा एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, यानी कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इंडिविजुअल की स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसके हमारा तीसरा है नॉट एब्सोल्यूट। फोर्थ हमारा आता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट।
है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट 5 called the right constitutional remedies. Right to constitutional remedies. 6 नंबर पे आता है आपका सम राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन. some rights are available to all person एंड 7 इसकी जो विशेषता होती है स्पेशली प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी. स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी. देखो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़ा वर्ग किसी छोटे वर्ग को जो है दबा करके उसकी कल्चर संस्कृति भाषा को तबाह ना कर दे, इसलिए क्या होता है स्पेशल प्रोटेक्शन मिले माइनॉरिटी को. उसके बाद कुछ राइट्स ऐसे हैं कि वे चाहे हमारा भारत का भारत का रहने वाले व्यक्ति हो या फिर आउटर कंट्री का रहने वाले व्यक्ति हो, जैसे अधिकार भारत के व्यक्ति पीपल्स को मिलेंगे वही अधिकार बाहर को मिलेंगे. इसी में कह दी कोई तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. इसमें है कि ये आपको जो राज्य के अगेंस्ट यानी कि राज्य के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है. अब हमारा स्टेट क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हमारा आता है कि ये नॉट एब्सोल्यूट यानी कि ये इसका मतलब है कि ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है. ठीक है. इसके बाद आता है एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट. इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के विकास में सहायक है और इसका मतलब होता है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी यानी कि संविधान के अंदर क्या है गारंटेड है. ठीक है. आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है. कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल संख्या 12. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद.